ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। भाई रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की और आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में 11 दिन से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज 12वां दिन हो चुका है। तो वहीं अब कृषि कानूनों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कभी खुद कृषि कानूनों में बड़े सुधार की वकालत करने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल अब केंद्र को नसीहत दे रहे हैं। शरद पवार इस मामले को लेकर 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे, जबकि आपको बता दें कि शरद पवार वही नेता है जिन्होंने खुद कृषि मंत्री रहते हुए कृषि कानूनों में बड़े बदलाव की वकालत की थी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन करने की बात कही है और इससे पहले जिस कृषि बिल पर कांग्रेस आज हंगामा कर रही है, वही कांग्रेस 4 दिसंबर 2012 को सदन में उनके नेता कपिल सिब्बल द्वारा दिया गया बयान शायद भूल गई है, जिसमें कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आपको बता दें कि खुद किसान बिल के बारे में पूरे सदन को बताया था और जिन सुधारों की उस समय उन्होंने बात कही थी वही कुछ चीजें इस बिल में भी है। और बीजेपी विपक्ष में उस समय थी और तत्कालीन सत्ता पक्ष की पार्टी कांग्रेस कृषि बिल को किसान का हितैषी बता रही थी, जबकि खुद कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इस बिल से बिचौलियों का काम खत्म होगा, किसान अपनी फसल बेचने के लिए फ्री रहेंगे, ऐसा उन्होंने 2012 में कहा था। और इन दोनों बातों को अगर हम मद्देनजर रख के सोचें तो कहीं ना कहीं किसान बिल पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम और पार्टियां भी अब राजनीति पे उतर आई हैं और जाहिर सी बात है किसान हमेशा राजनीति का एक मोहरा बना है और आज भी शायद ऐसा ही लग रहा है। तो वहीं इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि देखने वाली बात यह कि क्या अब ये किसान आंदोलन जो आज लगातार 12वां दिन इसको हो चुका है और कल सरकार से छठे दौर की बातचीत के लिए वो पहुंचेंगे, क्या अब इसका गतिरोध टूटेगा या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी हमने कुछ ही देर पहले हमने बताया भी था कि शरद पवार जो कि खुद कृषि मंत्री रहते संपर्क सरकार यानी कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में, और उन्होंने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करी थी उन्हीं कृषि सुधारों के बारे में, उन्हीं विदेशी निवेश के बारे में और उन्हीं मंडियों में कुछ आधुनिकता लाने के बारे में, जो वो सभी बातें इस बिल में शामिल है। दूसरे, कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने तो सदन में कहा था और इस बिल में उन्होंने भी सदन में कहा था बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की बात उन्होंने कही थी और उन्होंने भी आड़तियों और बिचौलियों के बारे में जो बातें कही थी वही बातें आज बीजेपी के नेता दोहरा रहे हैं और कांग्रेस उसका समर्थन नहीं कर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों ही प्रमुख पार्टियां, भले एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, जिस प्रकार से इस बिल का विरोध कर रही हैं, क्या वो अपना पुराना समय भूल गए 8 साल पहले का, और या वो उस समय भी राजनीति कर रही थी और इस समय भी राजनीति कर रही हैं? सुनील जी। देखिए, पार्टियों का काम तो है राजनीति करना जी, और वो राजनीति करती हैं, उन्हें मुद्दा चाहिए होता है। ये आज एक सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषय आपको ऐसे मिलते होंगे जिस समय पर जिन चीज़ों का कभी बीजेपी ने विरोध किया था आज उन्हीं चीज़ों को वो लेकर आ रहे हैं। कभी कांग्रेस जिस चीज़ का विरोध करती है, जिसे लेकर आना चाहती है, आज उसका विरोध करती है। पर बात अगर हम कृषि कानून की करें या किसानों की करें तो वाकई में किसानों के साथ कोई भी नहीं है। आप बंद का समर्थन कर रहे हैं, वो आपका राजनीतिक फैसला है। आप किसान के साथ होते तो किसान को आज इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस दिल्ली का रास्ता किसान दिखाता है, आज उसी दिल्ली के बाहर किसान खड़ा हुआ है सिर्फ इसलिए कि हमें दिल्ली के अंदर आने दीजिए, पर उन्हें दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। दिल्ली के दरवाजे पर किसान खड़ा है अपना हक मांगने के लिए। ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानती हैं, राजनीति करती हैं। बिल्कुल सही बात है। शरद पवार साहब के बारे में अगर बात की जाए तो शरद पवार के जो किसान के बारे में जो उनके व्यूज़ हैं वो शायद सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो खुद खेती करते हैं। उनकी खुद की पत्रिका निकलती थी कभी शरद कृषि। वो अगर उस समय एपीएमसी एक्ट की बात करते हैं, एपीएमसी के बारे में बात करते हैं कि उनमें सुधार की आवश्यकता है, तो वाकई में उन्हें वो सुधार लागू करने चाहिए थे। ठीक है, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, परंतु आज अगर उन्हें लगता है कि एपीएमसी एक्ट जो है सही है तो उन्हें किसानों को आके बताना चाहिए कि इसमें ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, वो अपना पहलू रख सकते हैं। परंतु नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि हमारे नेता लोग सिवाय पॉलिटिक्स के कुछ नहीं करते, सिवाय राजनीति के कुछ नहीं करते। उनके लिए मुद्दा किसान नहीं है, उनके लिए मुद्दा राजनीति है। वो कभी नहीं चाहते कि किसान का हक बढ़े, किसान को हक मिले। एपीएमसी एक्ट है क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कि जिसके अंतर्गत आप अपने प्रोडक्ट को, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, उसे किस प्रकार से मार्केट दिया जाए, उसे किस प्रकार से प्राइवेट लोगों को मार्केट दिया जाए, है तो वही। बस किसान क्या चाहते हैं? किसान भी यही चाहते हैं, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिके,
चाहे प्राइवेट कंपनी ले, चाहे सरकार ले, लेकिन उसकी एक नीति, उसकी जो एक रेट है वो डिसाइड होनी चाहिए। वो रेट जो है वो रेट किसी भी तरीके से एमएसपी से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तो कुछ नहीं सुनील जी रखना। माफ कीजिएगा, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। एमएसपी एमएसपी एमएसपी, बहुत बार इस एमएसपी शब्द का उपयोग किया गया है और शायद कहीं ना कहीं सारी कहानी भी मुख्य तौर पर इस एमएसपी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और शायद हमारे देश में न सिर्फ किसान, बल्कि मैं हर एक किसान की बात नहीं कर रहा हूं, कई किसान जागरूक भी हैं, उन्हें पता भी है एमएसपी क्या है। और हमारे देश की जनता में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस एमएसपी का फुल फॉर्म पता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एमएसपी शायद ढंग से पता नहीं है, इसका फुल फॉर्म नहीं पता, और इसीलिए कन्फ्यूजन इतनी बढ़ चुकी है। जिस प्रकार से सीएए एनआरसी के समय हमने देखा था, किसी को पता नहीं था कि वो है क्या, लेकिन सब विरोध करने पहुंच गए। और ऐसे ही शायद अब की बार आपको भी लग रहा होगा एमएसपी के बारे में। आपसे हम जानना चाहेंगे एमएसपी का असली अर्थ क्या होता है और क्यों किसान इसकी लिखित में मांग कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, एक आम आदमी से बात कर रहा हूं, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं सबसे पहले आप उसकी कीमत देखते हैं। वो कीमत उस पर प्रिंट होती है जिसे कहा जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बहुत ही विडंबना वाली बात यह है कि किसान जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हमें कम से कम ये रेट तो मिले। वो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कम से कम ये रेट तो मिले। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है उमंग जी कि एमएसपी भी नहीं मिलती, उससे भी कम रेट पर किसान को अपना माल बेचना पड़ता है, उससे भी कम रेट पर किसान को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। उसे उसके साथ कहा जाता है उसे कि इस रेट में देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। वो ये चाहता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो मिनिमम रेट मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे मैक्सिमम रेट दो, जिस दिन एमआरपी के लिए निकल के आएंगे उस दिन तो पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा। वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की क्षेत्र के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, अनाज के हिसाब से, दाल के हिसाब से, दलहन के हिसाब से एक एमएसपी डिसाइड की जाए कि इससे कम में नहीं बिकेगा। अगर कोई यानी कि सुनील जी, अगर हम इसकी शब्दावली पे भी जाएं, जैसा कि अभी भी आपने बताया, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी, यानी कि इतना हमें मिल जाए कि हम जो भी खेती कर रहे हैं, जो भी उसमें से अनाज, तिलहन, दलहन जो भी पैदा हो रहा है, कम से कम हमें सपोर्ट करने लायक इतना प्राइस तो मिल जाए। तो ये तो बहुत समझने वाली बात है और शायद बहुत समझने वाली बात है। लोग एमएसपी को रेट मान के बैठ गए हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि एमएसपी इनको मिल जाएगी। लोगों ने शायद सुनील जी इसको सपोर्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस समझ लिया है। सर, बात यही है कि अगर किसान को आगे बढ़ना है, इस किसानी को जिंदा रखना है, खेतों को जिंदा रखना है, खेतों को हरा रखना है, तो किसान को सपोर्ट करना पड़ेगा जी। किसान को सहयोग करना पड़ेगा, और वो सहयोग खाली सरकार को नहीं, हम लोगों को भी करना पड़ेगा। उन बिचौलियों को, वाकई में सही बात है, अगर ये कानून बिचौलियों को दूर करता है तो बहुत अच्छा कानून है। लेकिन अगर आप ये सोचिए, जो किसानों को समझाने वाली बात यह है, और जिस प्रकार से हमारे पुराने कानूनों की बात करें, जिस तरह से पुराने कानून कई बार बनाए अच्छे के लिए गए लेकिन उसका फिर गलत फायदा उठाया जाता है, किसान उस चीज़ से डर रहा है। वो अपने हाथ इतनी बार जला चुका है कि आज उसे किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं होता। आप इसके दूसरे कई रास्ते निकाल सकते हैं। वो तो सिर्फ यही कह रहा है ना कि ठीक है, हम सब कुछ मानने को तैयार है, हमें एमएसपी फाइनल कर दो कि इस एमएसपी से कम में कोई नहीं खरीदेगा, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। एमएसपी सरकार ने ही तो, ये शब्द सरकार ही लेके आई जी, किसान तो लेकर नहीं आए, ये शब्द सरकार ही लेके आई कि हम आपको इतना सपोर्ट करेंगे। वो कह रहा है कि मेरा जो सहयोग वाली चीज है वो सहयोग तो करते रहो, उसके बाद जो बिकेगा वो मेरी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मैंने कितना अच्छा अनाज उगाया इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। अगर एमएसपी से ऊपर बिकता है तो बिकती है, बहुत सारे किसानों की बहुत अच्छी चीजें भी बिकती है, बहुत अच्छे रेट में बिकती है, उस पर नहीं जाते। कुछ किसानों का माल एक्सपोर्ट भी होता है, परंतु यहां हम बात उन किसानों की कर रहे हैं जो मेन किसान हैं, जो कि असल में छोटे किसान हैं, जो कि लघु किसान जिन्हें कहते हैं, जो कि छोटी जमीन में अनाज उत्पन्न करते हैं, परंतु कई बार मौसम के कारण, किसी और चीज़ के कारण वो अनाज की क्वालिटी पूरी ढंग से नहीं हो पाती। फिर भी वो कहते हैं कि जब हम बेचने जाएं तो हमें कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिले। बिल्कुल सुनील जी, हालांकि समय इजाज़त नहीं देता है, लेकिन जाते जाते फिर से आपसे एक ही चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि किसानों को समझाने की यहाँ पर बात हो रही है, भले ही वो सरकार के नुमाइंदे समझाएं या फिर जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो समझाएं, क्योंकि यहाँ पर एक बात साफ तौर पर दिखाई देती, जैसा आपने शुरुआत में भी बताया था कि बीजेपी जिस कानून का विरोध जब वो सरकार में नहीं थी कर रही थी, उसी कानून को लेकर आ गई बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये तो आपका ही कानून है, इसको हम लेकर आए हैं। तो वहीं कांग्रेस जो जिस कानून को लेकर आना चाहती थी और सदन में इसकी चर्चा भी हुई थी कपिल सिब्बल के द्वारा, और कहीं ना कहीं जब शरद पवार, जो कि हमने शुरुआत में भी बताया था, जब खुद कृषि मंत्री थे, उन्होंने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, दिल्ली की उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भी वो मिले थे। तो फिर आखिर राजनीति
इतनी क्यों करनी कि जो चीज आप खुद समझा सकते हैं, ताकि किसान कंफ्यूज ना हो और किसान इस चीज को समझे, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझता, क्योंकि आप पूर्व में यही बात कर रहे थे। तो फिर क्या इनके लिए किसान सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा रह जाता है हमेशा, और राजनीति इनके लिए सर्वोपरि हो जाती है? सुनील जी, बहुत कम शब्दों में। जी हाँ, बिल्कुल। किसान सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, एक राजनीति का मुद्दा है, जो कि अन्नदाता को हम मतदाता समझकर जब उसके पास वोट मांगने जाते हैं तो तरह तरह के वादे कराते हैं। कोई भी पार्टी, मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ ये नहीं कह रहा कि उसने किसानों का भला किया है, उसने नुकसान किया है। असल में किसान को कोई समझ ही नहीं पा रहा, और समझ नहीं पाने का कारण ये है कि जो लोग इन कानूनों को बनाते हैं वो एसी में बैठकर इन कानूनों को बनाते हैं। जिस दिन कानून बनाने वाले लोग खेतों में आकर खेती करेंगे, हल चलाएंगे, उस चिलचिलाती धूप में खड़े रहकर किसान के कंधे पर हाथ रखकर बात करेंगे, उस दिन शायद ऐसे कानून बनेंगे जिनको किसान सहर्ष स्वीकार करेगा। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, और उसी कृषि प्रधान देश में एक कृषक सड़कों पर पिछले 11 दिन से खड़ा है, और आज 12वां दिन हो गया, और न जाने अब कितना और वक्त लगने वाला है, और सभी की निगाहें कल होने वाली वार्ता पर टिकी है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कल होने वाली वार्ता में क्या कुछ परिणाम निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार 11 दिन से सड़क पर डटा हुआ है किसान, और आज 12वां दिन है, और 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। और अब कल उनके इस भारत बंद के समर्थन में तमाम और भी पार्टियां और तमाम संगठन उनके समर्थन में उतरने वाले हैं। देशव्यापी भारत बंद है, और 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता किसानों की और सरकार की होने वाली है। देखने वाली बात ये होगी क्या ये गतिरोध टूटेगा या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।